हेलो एवरीवन, मैं विनय उपाध्याय प्रेजेंट कर रहा हूँ और हम लोग कर रहे हैं जनवरी 2022 से लेकर दिसंबर 2022 तक का एक कंप्लीट करंट अफेयर्स का सीरीज। उसी के रिगार्डिंग उसी सीरीज का एक और बेहतरीन वीडियो। तो कोशिश करिएगा, सभी प्रश्नों के लिए 4 ऑप्शंस रहेगा, पहले खुद से और आखिरी में एक होमवर्क क्वेश्चन भी मैं पूछूंगा। अभी तक अगर आप टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो वहाँ भी जुड़िए, वहाँ भी इसी तरह के क्विजेज़ मैं कराते रहता हूँ सभी सब्जेक्ट्स के। तो चलिए शुरू करते हैं। और पीछे के सभी वीडियोस आपको करंट अफेयर्स के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, जो इस सीरीज का मैंने शुरू किया है, आपके आने वाले सभी तरह के कम्पिटेटिव एग्जाम में हेल्प करेगा। क्योंकि डिटेल में डिस्कस करते हैं, एक क्वेश्चन होता है लेकिन उससे संबंधित 8-10 पॉइंट और हम कवर करते हैं। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, बहुत यूजफुल क्वेश्चन। देश के पहले ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट डोनी पोलो एयरपोर्ट का उद्घाटन पीएम मोदी ने कहाँ किया? प्रयास करिए पहले खुद से। सही जवाब होगा ईटानगर। ईटानगर जो है ये अरुणाचल प्रदेश का कैपिटल है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 19 नवंबर 2022 को अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में डोनी पोलो एयरपोर्ट का उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने फरवरी 2019 में इस एयरपोर्ट की आधारशिला रखी थी, मतलब विद इन 3 ईयर्स ये एयरपोर्ट कंप्लीट हो गया। इसके अलावा पीएम मोदी ने ईटानगर में 600 मेगावाट का कामेंग हाइड्रो पावर स्टेशन राष्ट्र को समर्पित किया है। क्या नाम है? कामेंग कामेंग हाइड्रो पावर स्टेशन। ये भी दिया, कितने मेगावाट का? तो 600 मेगावाट का। डोनी पोलो एयरपोर्ट की अगर हम बात करें तो यह देश का पहला ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, ग्रीनफील्ड का मतलब कि अप्रयुक्त जमीन पर एयरपोर्ट, ऐसा जमीन जिसका प्रयोग हम किसी काम में नहीं कर सकते थे, वहाँ पे एयरपोर्ट बन गया। इस एयरपोर्ट की जो लागत है वह है 640 करोड़। यह एयरपोर्ट करीब 690 एकड़ में फैला हुआ है। यह एयरपोर्ट ईटानगर से लगभग 15 किलोमीटर दूर होलोंगी में स्थित हवाई अड्डा हेलीकॉप्टर सेवाओं के माध्यम से सीमावर्ती राज्यों को अन्य भारतीय शहरों के साथ साथ अरुणाचल प्रदेश के अन्य हिस्सों को भी जोड़ेगा। अरुणाचल प्रदेश की बात कर रहे हैं तो राजधानी ईटानगर, मुख्यमंत्री यहाँ के पेमा खांडू हैं और राज्यपाल बीडी मिश्रा। अगले प्रश्न पे बढ़ेंगे। क्वेश्चन है कि चुनाव आयोग ने किस कानून के तहत सपा नेता आजम खां का नाम मतदाता सूची से हटाने का आदेश दिया है? ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जिस कानून की हम यहाँ पे चर्चा करेंगे वो बहुत ही खतरनाक है। इसको बोलते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, और ये 1950 में आया था, 1950 एंड 1951। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 एंड 51। रामपुर इलेक्शन रजिस्ट्रेशन यानी ईआरओ ऑफिसर ने 11 नवंबर 2022 को समाजवादी पार्टी के नेता आजम खां का नाम रामपुर विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूची से हटाने का आदेश दिया है। चुनाव आयोग ने रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 की धारा 16 के तहत यह कार्रवाई की है। चुनाव आयोग का आदेश रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 का जो अध्याय है 4, उसका भी हवाला देता है, जो चुनाव में वोट देने से डिसक्वालीफाई करता है। इस फैसले का मतलब है कि आजम खां अपनी पारंपरिक सीट रामपुर सदर जो शहरी है उस पर 5 दिसंबर 2022 को जो उपचुनाव हुआ उसमें वोट वो नहीं डाले। अब ऐसा क्यों हुआ है? भाजपा नेता और आजम के प्रतिद्वंदी आकाश सक्सेना ने 9 नवंबर 2022 को इलेक्शन रजिस्ट्रेशन ऑफिसर ईआरओ के पास आजम खां की शिकायत की थी। उन्होंने रामपुर विधानसभा क्षेत्र में मतदाता सूची से खान का नाम न हटाने की शिकायत दर्ज कराई थी। इसके बाद यह कार्रवाई की गई। चुनाव आयोग ने कहा कि अक्टूबर 2022 में हेट स्पीच देने के कारण आजम खां का नाम मतदाता सूची से हटाया गया है। बहुत पुराना मामला है, 2019 के लोकसभा में इन्होंने भड़काऊ भाषण वगैरह भी दिया था, तब इनके विपक्षी जो नेता आकाश सक्सेना इनके खिलाफ शिकायत दर्ज वगैरह करवाया था। आईपीसी की धारा 153A और 5051, मतलब होता है ना, विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना या किसी भी बयान, अफवाह या रिपोर्ट को प्रसारित करना, इस तरह की चीज़ें उसमें की गई थी। तो इनको 3 साल की सज़ा भी सुनाई गई थी, 6,000 रुपये का जुर्माना भी था। और अब रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950-51 के तहत अभी वोट भी नहीं डाल सकते हैं। चुनाव आयोग की हम बात कर रहे हैं तो मुख्यालय नई दिल्ली, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर है राजीव कुमार। ठीक है। अगर जैसे ये है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट
51, यदि कोई व्यक्ति जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अध्याय 4 के दायरे में आने के बाद अयोग्य पाया जाता है तो उसे सजा की तारीख से 6 साल की अवधि के लिए किसी भी चुनाव में मतदान करने से अयोग्य घोषित, मतलब अगले 6 साल तक ये वोट अब नहीं कर पाएंगे। आजम खां। गॉट इट। कोई भी मतदान हो, लोकसभा, विधानसभा, म्यूनिसिपल, कोई भी हो। अगला प्रश्न है कि बेंगलुरु टेक समिट 2022 का उद्घाटन किसने किया? तो ये उद्घाटन किया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 नवंबर 2022 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बेंगलुरु टेक समिट 2022 का उद्घाटन किया। यह समिट 16 से 18 नवंबर तक चला। बेंगलुरु के बेंगलोर पैलेस में आयोजित किया गया। ये 25वां वर्ष था ये। इस समिट को कर्नाटक राज्य सरकार, कर्नाटक इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी सोसाइटी और सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया ने मिलकर आयोजित किया था। यह देश का सबसे बड़ा टेक्नोलॉजी समिट है। इस समिट में देश के कई बिजनेसमैन ने हिस्सा लिया। कर्नाटक की बात कर रहे हैं तो राजधानी बेंगलुरु, सीएम है यहाँ के बसवराज बोम्मई और राज्यपाल थावरचंद गहलोत। नेक्स्ट है, उत्तराखंड कैबिनेट ने उत्तराखंड रिलीजियन फ्रीडम अमेंडमेंट बिल 2022 की मंजूरी दे दी। इसके तहत जबरन धर्मांतरण के दोषी के लिए कितने वर्ष की सजा का प्रावधान रखा गया है? तो 10 वर्ष। अगर ऐसा कोई पाया जाता है, जबरदस्ती अगर धर्म बदलवाता है किसी का, तो 10 साल की सजा होगी उसे। उत्तराखंड की सरकार ने 16 नवंबर 2022 को उत्तराखंड रिलीजियन फ्रीडम अमेंडमेंट बिल 2022 की मंजूरी दी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, इनकी अध्यक्षता में हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में यह मंजूरी दी गई। इस कानून में जबरन धर्मांतरण के दोषी के लिए 10 वर्ष की सजा के प्रावधान को मंजूरी दी गई है। तो उत्तराखंड फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट 2018, इसमें आर्टिकल 25, 26, 27 और 28 द्वारा दिए गए धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार के तहत राज्य में हर धर्म के महत्व को समान रूप से मजबूत करने के इरादे से यह पारित किया गया है। इस अमेंडमेंट बिल को जल्द ही राज्य की विधानसभा में भी लाया जाएगा। उत्तराखंड कैबिनेट ने उत्तराखंड हाई कोर्ट को नैनीताल से किस शहर में स्थानांतरित करने को मंजूरी दी है? उत्तराखंड का जो हाई कोर्ट था वो नैनीताल में था, अब इसको स्थानांतरित किया जाएगा हल्द्वानी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में 16 नवंबर 2022 को राज्य कैबिनेट ने उत्तराखंड हाई कोर्ट को नैनीताल से हल्द्वानी स्थानांतरित करने को मंजूरी दे दी है। नैनीताल के हाई कोर्ट बिल्डिंग को ऐतिहासिक धरोहर बना दिया जाएगा। नैनीताल और हल्द्वानी के बीच की जो दूरी है वो लगभग 43 किलोमीटर है। क्यों हल्द्वानी शिफ्ट हो रहा है हाई कोर्ट? तो बड़ी वजह है कि इस शहर का भूगोल, यहाँ पहाड़ियाँ दरकने का खतरा बना रहता है नैनीताल में। टूरिस्ट प्लेस होने की वजह से नैनीताल पर सैलानियों का काफ़ी दबाव रहता है। इससे इस पहाड़ी शहर में ट्रैफिक व्यवस्था चरमरा जाती है। हल्द्वानी में यातायात की व्यवस्था काफ़ी दुरुस्त है। बस सेवा, रेल सेवा और हवाई सेवा भी यहाँ उपलब्ध है। हल्द्वानी हर किसी के लिए सुलभ स्थान है। नया राज्य बना था उत्तराखंड 2000 में उत्तर प्रदेश से अलग होकर। अंग्रेजों के ज़माने में नैनीताल उत्तर प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी हुआ करती थी। यहीं पर सचिवालय और राजभवन भी मौजूद था। हालांकि उत्तरांचल बनने के बाद नैनीताल के राजधानी बनने के विचार का विरोध हुआ। इसके बाद उत्तराखंड की राजधानी देहरादून बना दी गई थी। राजधानी के बाद हाई कोर्ट के लिए शहर की बात चली तो कुमाऊं के पक्ष में माहौल बनने लगा, लेकिन साल 2000 में तत्कालीन कानून मंत्री उस समय अरुण जेटली ने नैनीताल में हाई कोर्ट बनाने का ऐलान कर दिया था। अब ये हल्द्वानी आ रहा है। उत्तराखंड की बात करें तो राजधानी देहरादून है शीतकालीन, और गैरसैंण जो है ग्रीष्मकालीन है। सीएम है पुष्कर सिंह धामी और राज्यपाल गुरमीत सिंह। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अमूर क्वेश्चन है कि अमूर फाल्कन फेस्टिवल का 7वां संस्करण किस राज्य में मनाया गया? तो मणिपुर में। अमूर फाल्कन का 7वां संस्करण 14 नवंबर 2022 को मणिपुर के तामेंगलोंग जिले में, कौन सा जिला? तो तामेंगलोंग, इस जिले में आयोजित किया गया। दुनिया में सबसे लंबे समय तक उड़ने वाले प्रवासी पक्षी अमूर फाल्कन बाज को बोलते हैं। के संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए इस फेस्टिवल का आयोजन किया। पहली बार इसका आयोजन वर्ष 2015 में किया गया था। इस फेस्टिवल को आमतौर पर नवंबर के पहले या दूसरे वीक में मनाया जाता है।
ये अमूर फाल्कन यानी कि बाज जो है, बाज दुनिया का सबसे लंबा यात्रा करने वाला छोटा रैप्टर है। रैप्टर उन्हें कहते हैं जो दूसरे जानवरों और पक्षियों का शिकार करते हैं। अमूर फाल्कन रूस के मध्य साइबेरिया क्षेत्र और पूर्वी चीन में प्रजनन करते हैं। अमूर अक्टूबर के समय उत्तर पूर्वी राज्यों मणिपुर, नागालैंड, असम के कुछ हिस्से में दिखाई देते हैं। यह लगभग 2 महीने तक भारत में रहते हैं। नवंबर के महीने में दक्षिण अफ्रीका और केन्या की तरफ चले जाते हैं। यह अरब सागर को बिना रुके पार कर लेते हैं। अमूर फाल्कन्स को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसार संरक्षित किया गया है। मणिपुर की बात कर रहे हैं तो राजधानी इम्फॉल, राज्यपाल एल गणेशन और मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह। यूरोपीय संघ ने कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए वर्ष 2026 से किस टैक्स को लगाने का प्रस्ताव COP27 बैठक में रखा है? तो ये टैक्स है कार्बन बॉर्डर टैक्स। COP27 COP27 जलवायु शिखर सम्मेलन बेसिकली ये 6 से लेकर 18 नवंबर तक हुआ। 2022 6 से 18 नवंबर 2022 तक शर्म अल शेख मिस्र में आयोजित किया गया। इस सम्मेलन के अंत में यूरोपियन संघ ने जलवायु परिवर्तन के लिए कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए एक नीति पेश की। यूरोपीय संघ ने वर्ष 2026 से सीमेंट और स्टील जैसे अधिक कार्बन उत्सर्जक उत्पादों पर टैक्स लगाने का प्लान बनाया। यूरोपीय संघ ने कार्बन बॉर्डर टैक्स नामक एक नीति प्रस्तावित की। इसका उद्देश्य वर्ष 1990 के स्तर से वर्ष 2030 तक यूरोपीय संघ के कार्बन उत्सर्जन को 55% तक कम करना है। लेकिन कई विकासशील देश ने इसका विरोध किया, जिसमें भारत, चीन, ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका शामिल है। ब्रिक्स, जिसको मतलब बेसिकली जो बोले ना, यही ब्राज़ील, भारत, दक्षिण अफ्रीका और चीन का एक समूह है, इन्होंने इसे किया है। कार्बन बॉर्डर टैक्स किन उद्योग पे लगाया जाएगा? तो यह टैक्स कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म के अंतर्गत शुरू में कम से कम 5 उद्योग पे, सीमेंट, एल्युमिनियम, उर्वरक, स्टील, बिजली, इन पे। ये COP समझते हो ना आप, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। COP UNFCCC, एक होता है UNFCCC, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत ये आता है COP, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। इसका गठन 1994 में किया गया था और पहला जो COP1 हुआ था वर्ष 1995 में जर्मनी में, और COP8 भारत में हुआ है। COP8 भारत में हुआ है। COP का लक्ष्य ग्रीन हाउस गैस सांद्रता को स्थित करना है। ये COP8 जो भारत में हुआ था 2002 में हुआ था। गॉट इट? नो मनी फॉर टेरर कॉन्फ्रेंस नवंबर 2022 में किस शहर में आयोजित की गई? तो नई दिल्ली में। नो मनी फॉर टेरर कॉन्फ्रेंस नई दिल्ली, भारत में ये 18 से 19 नवंबर 2022 को आयोजित की गई। यह तीसरी थी, ये थर्ड नो मनी फॉर टेरर कॉन्फ्रेंस थी। इस कार्यक्रम में बेसिकली 75 देशों और अंतर्राष्ट्रीय निकायों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस कॉन्फ्रेंस में काउंटर टेररिज्म फाइनेंसिंग पर बातचीत की गई। इस कॉन्फ्रेंस का आयोजन भारत की नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने किया। नो मनी फॉर टेरर की शुरुआत बेसिकली 2018 में हुई थी और पहली बैठक 2018 में ही हुई थी फ्रांस में। दूसरा इसका कॉन्फ्रेंस ऑस्ट्रेलिया में हुआ था और तीसरा भारत में अभी हुआ है। तो इसे मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग का मुकाबला करने के लिए स्थापित किया गया है। FATF का आप नाम जानते होंगे, FATF, जिसको बोलते हैं ना फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की तर्ज पर ये काम करता है। तो इसमें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इस कॉन्फ्रेंस में कहा कि आतंकवाद का समर्थन करने वालों के लिए पूरा विश्व एकजुट हो। युद्ध ना होने का अर्थ शांति से नहीं जुड़ा है। चरमपंथी सिस्टम का लाभ ना उठा सकें। भारत के पास आतंकियों को मिलने वाले फंडिंग के सबूत वगैरह भी की बात की। इस कॉन्फ्रेंस में ये सारी चीज़ें हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2022 का आयोजन किस राज्य में हुआ? हरियाणा में। यह हरियाणा में हुआ है अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2022 का आयोजन। इसके बारे में और डिटेल में जानते हैं अगले प्रश्न में। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2022 के भागीदार पार्टनर देश और राज्य का नाम बताएं। तो पार्टनर देश है इसमें नेपाल और राज्य है मध्य प्रदेश, और हुआ कहाँ है? हरियाणा में। ठीक है। वर्ष 2022 के इस महोत्सव में नेपाल भागीदार देश और मध्य प्रदेश भागीदार राज्य है। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव को कुरुक्षेत्र हरियाणा में 19 नवंबर को शुरू हुआ। ये बेसिकली 19 नवंबर से लेकर कब तक चला? 6 दिसंबर तक।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 29 नवंबर 2022 को गीता यज्ञ के कार्यक्रमों का उद्घाटन किया। गीता यज्ञ कार्यक्रम ब्रह्म सरोवर कुरुक्षेत्र में आयोजित हुआ और वे उसी दिन कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय गीता सेमिनार का भी उद्घाटन किया था। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव की अगर हम बात करें तो हरियाणा सरकार वर्ष 1989 में कुरुक्षेत्र शहर में गीता महोत्सव उसी समय से मना रही है। ये तो काफ़ी समय से मनाया जा रहा है। कुरुक्षेत्र के बारे में आपको पता ही होगा। कुरुक्षेत्र हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले का एक शहर है। इसे धर्म क्षेत्र और भगवत गीता की भूमि के रूप में भी जाना जाता है। यहीं महाभारत का युद्ध वगैरह भी हुआ था। हरियाणा की बात करें तो राजधानी चंडीगढ़, राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। खिलाड़ी गुलाम अब्बास मुंतशिर का निधन 15 नवंबर 2022 को हो गया। किस खेल से जुड़े थे? तो ये बास्केटबॉल के प्लेयर थे। जब इनका निधन हुआ तो इनकी उम्र 80 ईयर्स की थी। इनका जन्म 1942 में हुआ था। इन्होंने एशियन गेम्स बैंकॉक में जो 1970 में हुआ था उसमें हिस्सा लिया था। इन्होंने वर्ष 1969 और 1975 की एशियन चैंपियनशिप में भारतीय टीम का नेतृत्व भी किया था। अर्जुन पुरस्कार पाने वाले देश के पहले बास्केटबॉल प्लेयर भी थे। इन्होंने अमिताभ बच्चन के साथ हिंदी फिल्म नसीब और देश प्रेमी में भी काम किया था। विश्व शौचालय दिवस, वर्ल्ड टॉयलेट डे कब मनाया जाता है? ये तो पता होना चाहिए आप लोगों को। 19 नवंबर को। संयुक्त राष्ट्र प्रतिवर्ष 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस मनाता है। इसका उद्देश्य अपशिष्ट जल उपचार, वर्षा जल प्रबंधन और हाथ धोने के बारे में जन जागरूकता बढ़ाना है। इस बार का अगर आपसे थीम पूछा जाए 2022 का थीम, तो थीम है मेकिंग द इनविजिबल विजिबल। मेकिंग द इनविजिबल विजिबल। इस दिवस का इतिहास की बात करें तो वर्ष 2013 में ये डिसाइड हुआ था। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने प्रस्ताव पारित करके 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस मनाने की घोषणा की थी। इवेंट की अगर हम बात कर रहे हैं तो मुख्यालय न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका में है और इसके फिलहाल 193 मेंबर हैं। आधिकारिक भाषाएं इसमें अरबी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, रूसी, स्पेनी और इसके महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरस। एक सवाल मेरा आप लोगों से, यूएन में भारत कब मेंबर बना था, किस ईयर में? विश्व टेलीविज़न दिवस, वर्ल्ड टेलीविज़न डे, तो ये मनाया जाता है 21 नवंबर को। और इस बार का जो थीम है 2022 का थीम है अटेंशन। अटेंशन को बोलते हैं ना ध्यान, ये थीम है इस बार का। इस दिन पहला विश्व टेलीविज़न फोरम आयोजित किया गया था, इसीलिए इस दिवस को संयुक्त राष्ट्र महासभा विश्व टेलीविज़न दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। दिसंबर 1996 में ही इसका अनाउंसमेंट हुआ था मनाने को लेकर। विश्व मत्स्य दिवस, वर्ल्ड फिशरीज डे कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है ये भी 21 नवंबर को। इस दिवस का उद्देश्य विश्व में मत्स्य पालन के अस्थायी स्टॉक के महत्व को सुनिश्चित करना है। पहली बार ये मनाया गया था 2015 में। इस दिन नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय मछुआरा संगठन का उद्घाटन किया गया था इसी दिन। एशियन कप टेबल टेनिस टूर्नामेंट में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो मनिका बात्रा एशियन कप टेबल टेनिस टूर्नामेंट में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली पहली भारतीय बन गई है। उन्होंने बैंकॉक में आयोजित एशियन कप टेबल टेनिस टूर्नामेंट 2022 में ब्रॉन्ज मेडल जीता। इन्होंने 19 नवंबर 2022 को जापान की हिना हयाता को हराकर ब्रॉन्ज मेडल। इस जीत ने मनिका बात्रा को एशियाई कप टेबल टेनिस टूर्नामेंट में मेडल जीतने वाली पहली भारतीय बना दिया। महाद्वीपीय प्रतियोगिता में यह भारत का तीसरा पदक है। वर्ष 1997 में रजत और 2000 में कांस्य के साथ चेतन बबूर इससे पहले एशियाई कप में पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी थे। तो टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं मनिका बात्रा, याद रखिएगा। चलिए आज के सवाल आप लोगों के लिए होमवर्क क्वेश्चन, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में करना है। दुनिया में सबसे ज़्यादा यूज होने वाला पासवर्ड क्या है जो हैकर्स के लिए सबसे आसान टारगेट है? आपके पास ये ऑप्शन है, कमेंट सेक्शन में बताना। और वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो ज़रूर इसे लाइक और शेयर करिएगा। और पीछे के सभी वीडियोस देखिए, करंट अफेयर्स वाले सभी करंट अफेयर्स के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ के इसी तरह के और भी क्विजेस को कर सकते हैं। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़िए, वीडियो देखिए ज़्यादा से ज़्यादा और शेयर भी करिए। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।